हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एराइज स्टडी पॉइंट पे। हम बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, साइंस में पहले हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हमारे किसी भी स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, यहीं से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 2 वीडियोस हमारे हो चुके हैं। कल मैं करीब 30-32 मिनट का वीडियो बना था, लेकिन किसी कारणवश वीडियो पॉज हो गया था 21 मिनट पे, यहीं पर लगभग पॉज हुआ होगा। यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उस दिन हमने जान लिया था कि जीव कोशिका के आधार पर 2 प्रकार के हैं। एक कोशिकीय जीव, इनमें केवल एक कोशिका की इनकी बॉडी बनी होती है। सारे न्यूट्रिशन वगैरह जितने भी फंक्शन होते हैं कोशिका लेवल पर एक ही कोशिका में होते हैं, कोशिका के आधार पर होते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा था, जैसे अमीबा का नाम सुने होंगे, पैरामीशियम का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। और उसके बाद हम जो दूसरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मोर देन वन, एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसे क्या बोलते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, वह जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। जिनके शरीर में क्या होती है, एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। इसमें एग्जांपल में देख लेंगे, पैरामीशियम, अमीबा या और कवक, ये सब होते हैं। इनके अलावा और जितने भी उच्च स्तर के पादप या जंतु होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, पादप व जंतु होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हम जो हमारा कल छूट गया था थोड़ा सा, अब इसके आगे हम आज बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कोशिकाएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जो अब का टॉपिक, वो टाइप ऑफ सेल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं केंद्र के आधार पर बांटा गया है। इसके आधार पर कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, उसके आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर, केंद्रक के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, केंद्रक के आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, किसके आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्राइमरी या प्राथमिक, प्री से बना हुआ। कहने का मतलब है कि जब एवोल्यूशन हो रहा था जीवों का, तो सर्वप्रथम जो इनिशियली जो जीव आए, जैसे अमीबा, पैरामीशियम का नाम सुने। ठीक है, प्रोटोजोआ कैटेगरी के जो इनिशियली जीव आए, जब इवोल्यूशन हो रहा था जीव का, तो वो सारे जीव, ठीक है, प्राथमिक अवस्था के प्रारंभिक अवस्था के जीव हैं। और
इनमें जो कोशिका केंद्रक होता है वो केंद्रक कैसा होता है, सुविकसित या पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो एक ऐसी सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, और कैरोन का मतलब होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, कहने का मतलब प्रारंभिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर जो पहले जीवों का डेवलपमेंट हुआ, वहां का जो न्यूक्लियस था उस टाइम का कैसा था, अल्प विकसित था। कहने का मतलब ये सुविकसित नहीं था केंद्रक। जब इनिशियली जीवों का हमारे पृथ्वी पर उद्भव होता है, विकास होता है, इवोल्यूशन के दौरान जो इनिशियली जीवों का डेवलपमेंट होता है, उसमें जो है न्यूक्लियस, कोशिका में न्यूक्लियस पूर्ण रूप से उनके विकसित नहीं था। लेकिन यूकैरियोटिक मतलब होता है, यू का मतलब ये होता है वेल डेवलप्ड, और कैरोन का मतलब आप जानते ही हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी कि इस टाइप की सेल में, यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक है ये क्या है, सुविकसित है। इसमें क्या होता है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। केंद्रक क्या होता है, इसमें पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, प्रीकैरियोटिक सेल में केंद्रक अब विकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक सुविकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। वेल डेवलप्ड का मतलब देखो, ये आपका मान लो कोशिका है। ठीक है, और ये कोशिका का बाह्य आवरण है, और इसी बाह्य आवरण में, अभी सबको देखेंगे क्या बोलते हैं, इसी बाह्य आवरण में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये सुविकसित होने का मतलब इस केंद्रक का कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता कि कहाँ पर एक केंद्रक है और किस अवस्था में। ठीक है, लेकिन जो सुविकसित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनमें जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक एक झिल्ली में कैद होता है, एक झिल्ली में बंद होता है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है, और उस केंद्रक झिल्ली के अंदर कोशिका क्या होती है, बंद रहती है। और यहाँ क्या होता है, ठीक है, कोशिका एकदम खुली मुक्त कोशिका, मुक्त केंद्रक रहता है, और वहाँ क्या होता है, इसलिए बोलते हैं केंद्रक सुविकसित है। और यहाँ पर केंद्रक क्या है, सुविकसित नहीं है। यहाँ केंद्रक झिल्ली का, ठीक है, क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। और यहाँ केंद्रक कहाँ होता है, केंद्रक झिल्ली के अंदर कैद होता है। केंद्रक कहाँ होता है, केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है। हम अभी पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, और केंद्रक के आधार पर, न्यूक्लियस के बेसिस पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है जो कोशिकाएं प्रारंभ में डेवलप हुई। कहने का मतलब उन कोशिकाओं में ना कोशिकांग विकसित होता है, ना कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती है, ठीक है, और ना ही न्यूक्लियस पूर्ण रूप से डेवलप होता है। लेकिन सुविकसित कोशिका में सभी कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है, केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है, सुविकसित होता है, और जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं, वो भी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, और सभी अंग फंक्शन कर रहे होते हैं। और प्रीकैरियोटिक सेल में ना केंद्रक वेल डेवलप्ड होता है, ना ही इसके अंदर सभी कोशिकांग ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ माइन्यूटली डिफिनेशन हुई, और हम देखते हैं कि क्या अंतर होता है दोनों में। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती कि नहीं, नहीं होती है इसमें केंद्रक झिल्ली, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, इसमें केंद्रक झिल्ली होती ही नहीं है। ठीक है, इसमें सभी कोशिकांग
नहीं पाए जाते। और इसमें क्या होता है, सभी कोशिकांग होते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं और ये सही तरीके से अपना फंक्शन करते हैं। ये सही तरीके, फोन नीचे तो नहीं हूँ आपका, ठीक है, दिख रहा है अभी तक। कोशिकांग पाए जाते हैं और ये सही तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में और कुछ बातें देखेंगे, इसको शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको बताया गया था कि कोशिका सिद्धांत में कि कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका से 2 कोशिका 4 कोशिका बनती है, और इसी तरीके से कोशिका के डेवलपमेंट से टिश्यू बनता है, टिश्यू के डेवलपमेंट से अंग बनते हैं, ऑर्गेनल्स बनते हैं, और ऑर्गेनल्स के डेवलपमेंट से पूरा अंग तंत्र बनता है, ठीक है, ऑर्गेनल सिस्टम बनते हैं। तो कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन जो अविकसित कोशिका होता है इसका जब विभाजन विखंडन होता है, ठीक है, इसका जो विभाजन होता है, इसका प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है, इसका विभाजन किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है, अनुकूलन के द्वारा होता है। विखंडन मतलब फिशन के द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब एक बड़ी सी कोशिका है, वो 2 कोशिकाओं में, छोटी छोटी 2 कोशिकाओं में और छोटी छोटी 2 कोशिकाओं में टूटती चली गई, ठीक है, ऐसे करके, या कई कोशिकाओं में। विखंडन मतलब एक बड़ी कोशिका है, वो टूटती है तो 2 छोटी छोटी कोशिकाओं में टूटती है, ठीक है। लेकिन इसका जो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल का जो कोशिका विभाजन होता है, इस कोशिका का विभाजन, यहाँ पर जो कोशिका विभाजन आपका होता है वो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री मतलब ऐसा नहीं कि एक कोशिका टूटी 2 छोटी छोटी कोशिकाओं में बट गई, एक कोशिका के द्वारा सेम उसी तरीके से क्लोन तैयार होता है, एक कोशिका के द्वारा 2 क्लोन तैयार हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक कोशिका है वो ये नहीं टूट के 2 पार्ट में बट गई, इसी कोशिका से इसके बराबर बराबर 2 क्लोन तैयार हो गए, इसके बराबर 2 क्लोन तैयार हो गए। ये क्या होता है, ये आपका, ठीक है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है। यहाँ विभाजन कैसे होता है, यहाँ क्या होता है, विखंडन होता है। विखंडन मतलब एक कोशिका की ब्रेक हो जाती है, ठीक है, और यहाँ एक कोशिका अपने समान क्लोन को तैयार करती है। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर कोशिका विभाजन कैसे होता है, यहाँ कैसे होता है, मियोसिस या माइटोसिस। इसको जब अभी सेल डिवीजन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पहले सेल कोशिकांग पढ़ेंगे, फिर उनके अंदर जब फंक्शन को पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे सेल डिवीजन, हेडिंग डाल के चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वहाँ ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि आखिर माइटोसिस या मियोसिस होता क्या है, ठीक है। चलिए देखो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग पूर्ण रूप से डेवलप होता है और श्वसन उसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी कोशिकांग इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसमें एक बेंड संरचना होती है, ऐसे वलित संरचना होती है, इसी के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है, और इसे मीसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ही मीसोसोम बोलते हैं, और इसके द्वारा ही क्या होता है, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसी मीसोसोम के द्वारा इसमें श्वसन होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, बस थोड़ा हल्का सा स्ट्रक्चर होता है, और वो भी एकदम श्योर नहीं कि इसी के द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। इसके द्वारा लोग गेस लगाते हैं कि मीसोसोम के द्वारा श्वसन होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाती, फिर भी ये जीवित रहता है, तो श्वसन तो होता होगा। किसके द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, मीसोसोम के द्वारा होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया
पाया जाता है, इसी के द्वारा श्वसन होता है। कोशिकांग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो ये आपका बेसिकली कोशिकाएं केंद्र के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इन दोनों में डिफरेंस हुआ और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब हम जो पढ़ेंगे वो हम कोशिका के कंपोनेंट कुछ पढ़ेंगे, कोशिका के संगठन पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से संगठन से मिल करके हमारी कोशिका बनती है और उस सब संगठन के कार्य क्या हैं, जितने भी ऑर्गेनल हैं या जिन संगठन से मिल करके हमारी सेल डेवलप होती है, विकसित होती है, वो सब फंक्शन कैसे करते हैं और उनका एक एक का कार्य क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हम पूरा जो हमारे सेल का संगठक है, ठीक है, कंपोनेंट है, उसका हम पूरा ग्राफ बना लेंगे पूरा। ठीक है, तो जो अगली चीज पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ द सेल या कोशिका के ऊपर दिख रहा है एकदम संगठन। ठीक है, अगला जो हेडिंग हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ द सेल, कोशिका के संगठन। ठीक है, इसका हम एक वो बना लेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कोशिका जो मुख्य रूप से है इसके तीन संगठन। ठीक है, एक कंपोनेंट आपका है बाह्य आवरण। ठीक है, कोशिका का जो बाहरी संरचना जिससे बना होता है, आउटर स्पेस बाह्य आवरण। ठीक है, और इस बाह्य आवरण के अंदर जो संरचना पाई जाती है वो नाम सुने होंगे, कोशिका भित्ति। देखो इसको बना लेंगे अगर एक फ्रेम, तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चीज़ों को समझने में आपको दिखती रहेगी। तो कोशिका का जो संगठन है उसमें एक होता है सेल वॉल, और दूसरा क्या होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कोशिका का बाह्य आवरण है, मतलब समझ लो ये कोई कोशिका है ना, तो ये कोशिका का जो बाह्य आवरण है ये क्या होता है, एक कोशिका भित्ति होता है, एक कोशिका झिल्ली होता है। देखो जो प्लांट सेल हमारे होते हैं उसका जो बाह्य आवरण होता है वो क्या होता है, कोशिका भित्ति बोलते हैं। लेकिन जंतु एनिमल सेल में जो होता है सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसकी क्या खासियत होती है, कोशिका भित्ति क्यों बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन का होता है, इस सबको एक एक पॉइंट हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम फ्रेम बना रहे हैं कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम कोशिका के बाह्य आवरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे चीज साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य। क्या पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, या सेल वॉल है, उसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है, ये जो आपका सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या होता है, आपका कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, लिक्विड होता है। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, ठीक है, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर सारे जो कोशिका के अंग हैं ये ऐसे तैरते रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे। इसको जानते हो कि बता दिए क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर जो हमारे अंग हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिका अंग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जितने भी कोशिका अंग हैं कहाँ पर तैरते रहते हैं, इसी सेल वॉल में तैरते रहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे। इसमें हम दो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक तो कोशिकांग पढ़ेंगे जो जीवित होते हैं कोशिकांग, और दूसरा कुछ निर्जीव पदार्थ भी इस मटेरियल में तैरते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या पढ़ेंगे,
सेल ऑर्गेनल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक एक अंग इसको पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स में, ठीक है। एक एक हम कंप्लीट करते चलेंगे। फ्रेम आप साथ साथ बनाते चलिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे, बाद में रुकना ना पड़े आप, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स में देखेंगे कोशिकांग में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, देखो हिंदी में भी ऐसे आपको लिखना है, सूत्र कणिका लिखोगे तो थोड़ा दिक्कत आती है, आपको समझ जल्दी नहीं आएगा। सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया जनरली सब लोग यूज करते हैं, आप भी बोलते होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते होंगे, सूत्र कणिका तो नहीं पढ़ते ना, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन ऑप्शन बनने लगा है वो हिंदी में ये रहता है, इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे आप स्पेलिंग सही, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर यही पढ़ना है, ठीक है। हिंदी नहीं समझ में आती तो इंग्लिश में थोड़ा पलट के बाइलिंगुअल आपका पेपर होता है, उधर देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या लवक, प्लास्टिड, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सभी कोशिकांग हैं। एक एक कोशिकांग को हम अच्छे से पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ अगर पार्ट पाए जाते हैं उसके क्या फंक्शन क्या कार्य हैं। ऐसे प्लास्टिड में देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, क्या कार्य होता है, कि क्या जंतुओं में पाए जाते हैं कि जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं, इन सब को हम देखते चलेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में सेल वॉल और एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ER, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक बॉडी पाई जाती है गाल्जी बॉडी, ये गाल्जी का है हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। एक और बॉडी पाई जाती है क्या, लाइसोसोम, ठीक है। एक और बॉडी पाई जाती है राइबोसोम, एक और बॉडी पाई जाती है क्या, सेंट्रोसोम, कारक का है, ठीक है। ये सब जो कोशिकांग हैं, ठीक है, माइक्रोबॉडीज, ये सभी क्या हैं, ये सभी साइटोप्लाज्म में जो फ्लो करते तैरने वाले क्या हैं, कोशिकांग हैं। इनके कोशिकांग के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग इनके फंक्शन हैं। इनके सारे स्ट्रक्चर फंक्शन को हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी केवल हम कोशिका के संगठक जो हैं उनकी हम फ्रेम बना रहे हैं, फिर देखेंगे कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन क्या है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सबका स्ट्रक्चर, सबके फंक्शन एक एक हम देखते चलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हम करते हैं, केवल फ्रेम इसका बना लेते हैं। निर्जीव पदार्थ में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका में स्टोर होते रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है, स्टोरेज मटेरियल कह सकते हैं, स्टोरेज सब्सटेंस बोल सकते हैं, या हिंदी में क्या बोलेंगे, संचित पदार्थ, ठीक है, स्टोरेज सब्सटेंस कुछ होते हैं, ठीक है। स्टोरेज सब्सटेंस में जैसे फैट कोशिका के द्वारा स्टोर किया जाता है, ठीक है। वसा जिसे फैट बोलते हैं ना, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ये कोशिका के द्वारा, कोशिका में निर्जीव पदार्थ होते हैं जो कोशिका के द्वारा स्टोर किया जाते हैं। दूसरा जो कोशिका क्या करती है, सेक्रेट करती है, SECRETORI, सेक्रेटरी, SECRE, सेक्रेटरी सब्सटेंस, मतलब जो कोशिका के द्वारा स्रावित होता है, धीरे धीरे स्लोली उससे बाहर निकलता है, वो वाले पदार्थ, ठीक है। चाहे कोशिका के अंदर ही काम में आ जाता है, कोशिका के बाहर निकल जाता है, ठीक है। स्लोली उससे क्या बोलते हैं, स्रावित पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, सेक्रेटेड मटेरियल। देखो एक उत्सर्जन होता है, एक स्राव होता है। उत्सर्जन का मतलब कोई चीज
आपकी बॉडी से बाहर निकल गई, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। और वो क्या होती है, वो जब निकलता है आपको पता चलेगा, ठीक है, और बाहर आपसे फ्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेक्रेटरी मटेरियल होते हैं ये स्लोली ये, ठीक है, निकलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली निकलते रहते हैं, और हो सकता है शरीर से बाहर निकल जाए, हो सकता है इनका शरीर में यूज हो जाए, ठीक है। जैसे आप ब्रेड चबाते हो तो क्या होता है, आपके एमाइलेज या टैलिन आपके गलफड़ों से क्या होता है, सेक्रेट होता है, स्लोली निकल आता है, हमेशा नहीं निकलता है, जब कोई चीज़ चबाते हो तो निकलता है, तो क्या होता है वो टैलिन या एमाइलेज क्या होता है, सेक्रेट होता है, ठीक है। या आप यूरिनेट करते हो या कभी, ठीक है, तो क्या होता है वो उत्सर्जी पदार्थ है, आपकी बॉडी से एग्जिट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, सेक्रेटरी सब्सटेंस के अंतर्गत, जैसे कोई एंजाइम है, अभी हम बताएंगे, ठीक है, कोई क्या है, एंजाइम है, कोई वर्णक है, ये सब क्या है, सेक्रेटरी मटेरियल है। और कुछ क्या होते हैं, एक्सेटरी मटेरियल, मतलब उत्सर्जी पदार्थ। EXCRETORY, ठीक है। ये क्या होता है, ये कोशिका से बाहर निकल जाता है, जैसे कोई गोंद, रेजिन, टेनिन, इस टाइप के मटेरियल होते हैं, गोंद, रेजिन, टेनिन, बोल रहा हूँ, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहा हूँ, एक्सेटरी सब्सटेंस में लिखेंगे, उत्सर्जी पदार्थ में लिखेंगे गोंद, रेजिन, टेनिन, ठीक है। ये सब कैसे पदार्थ हैं, ये सब आपके उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक और पार्ट पढ़ेंगे हम अच्छे से, जिसमें कोशिका के संगठन में, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनता है, केंद्रक क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। देखो टाइम लगेगा, लेकिन नोट्स आप बनाते चलेंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। इसके अंतर्गत अनुवांशिक पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुवांशिक पदार्थ हमारे कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, DNA, RNA, इस सब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, इन्हीं स्ट्रक्चर में एक पार्ट को उठाएंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका द्रव्य में आएंगे, कोशिकांग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, ऐसे एक कोशिकांग पढ़ेंगे, उत्सर्जी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम सेल डिवीजन पे आएंगे और सेल से रिलेटेड बहुत सारे हम अच्छे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। साथ साथ अगले वीडियो से मैं कुछ वनडे और हमारे TCS RO लेवल पर जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा। थैंक यू वेरी मच।